behalf of Zenith Education. सो जैसे कि अपनी सीरीज़ चल रही है फॉर UPHESC एग्जामिनेशंस इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जहाँ पे फर्स्ट 2 यूनिट्स आई हैव ऑलरेडी डन. दिस इज़ द यूनिट थर्ड, जहाँ पे यूनिट थर्ड इज़ ऑल अबाउट ब्रिटिश पोइट्री. तो ब्रिटिश पोइट्री का जो भी सिलेबस आपके जो भी सिलेबस में जितनी भी पोइट्रीज इंक्लूडेड हैं, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे पिक करके लाई हूँ आप सबके लिए. सो आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज विच कैंटरबरी पिलग्रिम कैरीज अ ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद द लैटिन वर्ड्स मीनिंग लव कॉन्कर्स ऑल. हालांकि ये लैटिन में है, लैटिन वो ब्रूच पे जो इंस्क्रिप्शन है वो लैटिन में है, पर उसका मतलब ये होता है लव कॉन्कर्स ऑल. अब देखिए, Prologue to Canterbury Tale by Geoffrey Chaucer. This is the first topic of your syllabus. जहाँ पे प्रोलोग जो लिखा था कैंटरबरी टेल का जॉफ्री चॉसर ने, उसमें वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरीके से देर आर 29 पिलग्रिम्स हु गैदर्ड इन द टबार्डन. तो टबार्डन में किस तरीके से वो इकट्ठा होते हैं. एंड देन इसमें एक नरेटर भी होता है. Narrator's name is your Geoffrey Chaucer himself is the narrator, and the one is Harry Bailey, the owner of the inn. तो इस तरीके से in total there are 31 characters और उन सब का डिस्क्रिप्शन आपको प्रोलोग में मिलता है. उन सब के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि कौन किस तरीके से दिखता है, कैसा अपीयरेंस है और किसका कैसा जेस्चर है, उनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. हालांकि देर आर ओनली 4 कैरेक्टर्स अबाउट whom Chaucer talk positively और to whom Chaucer praised, जिसमें आपका नाइट आ गया, पार्सन आ गया, प्लोमैन आ गया. तो देर आर 4 मेजर कैरेक्टर्स जिनको वो प्रेज करता है, अदरवाइज द रेस्ट कैरेक्टर्स को वो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है. और वो जो रेस्ट कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दीज कैरेक्टर्स आर फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से लिए गए हैं. जैसे अपने यहाँ पे सेक्शंस होते हैं ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य. तो उसी तरीके से इन इंग्लिश कंट्री अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ में, उस टाइम पे जॉफ्री चॉसर के टाइम पे देयर आर 4 सेक्शन, जिसमें नॉबल्स आ गए, ठीक है, रॉयल्स आ गए, नॉबल्स आ गए, आपके नाइट्स वाला सेक्शन, सोल्जर्स वाला, आर्मी वाला सेक्शन आ गया, एंड देन द पुअर पीपल, द पीसेंट्स. तो यहाँ पे हर अलग अलग सेक्शन के लोगों को एक्सट्रैक्ट किया है जॉफ्री चॉसर ने और उन सबको क्रिटिसाइज किया है. बट 4 पीपल आर देयर, 4 कैरेक्टर्स आर देयर टू हुम ही प्रेज्ड इन दिस प्रोलोग. अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है हमारे पास प्रायरस. ये सारे कैरेक्टर्स हैं प्रायरस, मंक, वाइफ ऑफ बाथ, स्क्वायर, राइट. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर द टारगेटेड पॉइंट, द point of criticism for Geoffrey Chaucer, जिसमें Prioress belongs to your religious section, church से belong करती हैं, monk belong to religious section, wife of Bath is there, उसका भी बहुत एक critically उसको claim किया जाता है that she married 5 times, and Square is the attendant of the knight, but instead of being a kind of knight, उसका जो appearance है वो बहुत delicate है, बहुत soft है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करता है. He usually write the poetries. The poetry writing from the knights or from the soldiers are not expected during that period, है ना. तो बहुत ही फेमिनाइन पर्सपेक्टिव से स्क्वायर को बताया गया है. वाइफ ऑफ बाथ को भी क्रिटिसाइज किया है, मंक को भी क्रिटिसाइज किया है. प्रायरस जो लेडी हैं, शी इज़ वियरिंग दैट ब्रूच, लव कॉन्कर्स ऑल. और जो प्रायरस हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है. शी नोज़ फ्रेंच, वो फ्रेंच में बात करती हैं, एंड प्लस शी ईट्स वेरी वेल, शी नोज़ द डाइनिंग मैनर्स. यूजुअली प्रायरस वगैरह जो चर्च से रिलेटेड नन्स वगैरह होती हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सोफिस्टिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस. रॉयल बिहेव नहीं करना होता, बट शी बिहेव्स रॉयल, ठीक है. तो ऑल दीज कैरेक्टर्स आर क्रिटिसाइज. और प्रोलोग में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा उन कैरेक्टर्स से रिलेटेड, किस तरीके से वो टबार्डन में इकट्ठा हुए हैं टू गो ऑन फॉर अ श्राइन टॉमस से बेके, और वहाँ पे वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं ऑन देयर वे टूवर्ड्स टॉमस से बेके. वो 2 कहानियाँ बोलेंगे, हर कैरेक्टर 2 कहानियाँ बताएगा. और व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम देयर दे वुड टेल डेफिनेटली 2 मोर स्टोरीज. तो 4 जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब कैरेक्टर 4 स्टोरीज को बताएंगे. तो इन टोटल वी डू हैव 31 स्टोरीज. तो 31 इन टोटल टारगेट होता है विलियम जॉफ्री चॉसर का, वो होता है 124 टेल्स का. बट
24 are completed only. तो दिस वर्क वॉज नॉट completed. ठीक है, तो टेल्स आर इन डिफरेंट सेक्शन एंड प्रोलॉग इज डिफरेंट. तो सिर्फ आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ प्रोलॉग ही मेंशन है, जहाँ पे कैरेक्टर से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है. और उन कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उनके अपीयरेंस से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड, उनके जेस्चर से रिलेटेड, उनके डायलॉग से रिलेटेड. ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. चलो, From among the Canterbury pilgrims, which group would qualify the upper class? तो upper class में कौन से ग्रुप आता है? मैंने बताया ना, different sections of the society. तो upper class है, मिडिल क्लास है, डाउन क्लास है, तो इस तरीके से पुअर क्लास है. तो तीनों चारों सेक्शंस आर देयर. पर पुअर जो अपर जो क्लास है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ये आपको यहाँ पे बताना है. तो अपर क्लास में आते हैं नाइट, स्क्वायर एंड प्रायरस. दीज आर फ्रॉम अपर क्लास. ठीक है, नाइट, स्क्वायर, प्रायरस, ऑल दीज आर फ्रॉम अपर क्लास. नाइट वॉज प्रेज्ड बाय जियोफ्री चॉसर, रेस्ट द टू आर क्रिटिसाइज्ड. ठीक है, जैसे पार्टनर हो गया, मिलर, नन्स प्रीस अगेन रिलीजियस हो जाती हैं. फ्रैंकलिन, पार्सन, वाइफ ऑफ बाथ, रीव, मैंसिपल, क्लर्क, ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स इन प्रोलोग. और उन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबके डिस्क्रिप्शंस आपको देखने के मिलेंगे और हर एक कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, जैसे प्रायरस ने वो ब्रूच पहना हुआ है, फ्रेंच बोलती है. नाइट जो है उसका जो जेस्चर है दैट इज़ वेरी साउंड, एक शोल्जर वाली फीलिंग आती है. ही फॉट मेनी बैटल्स, बहुत सारे बैटल्स उन्होंने जीते हैं, बहुत सारे बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है. ब्रेव मैन, स्ट्रेनुअस मैन, राइट. तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे. कौन टाइम पे टेक्स्ट देता है, कौन नहीं देता है, कौन अच्छे से स्टडी करता है, कौन स्टूडियस है बहुत ज़्यादा, राइट. किसको गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. क्लियर है. नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फेरी क्वीन. फेरी क्वीन की शायद फर्स्ट 2 बुक्स आर देयर इन योर सिलेबस, बुक 1 एंड बुक 2. इन टोटल देर आर 6 बुक्स और इन 6 बुक्स में देर आर 6 नाइट्स, देर आर 6 कैरेक्टर्स जो 6 वर्चूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, देर आर वर्चूज़ एंड वाइसेस इन हम बोल सकते हैं इन आर थ्योरीज, इन आर रिलीजन. और जो 6 to 7 वर्चूज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको इन कैरेक्टर्स के थ्रू मिलेगा. सो द फर्स्ट कैरेक्टर वी डू हैव इज रेड क्रॉस. रेड क्रॉस नाइट कौन से वर्चू को रिप्रेजेंट करता है. तो रेड क्रॉस जब उसकी गर्लफ्रेंड या फिर हम बोल सकते हैं जब उसकी बिलवड के पेरेंट्स को जब वो बचाता है, रेस्क्यू करता है फ्रॉम द ड्रैगन, तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है वाइल ही स्लेड द ड्रैगन. ठीक है, तो एग्जैक्टली जब उना के पेरेंट्स को, उना इज बेसिकली शोज द वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी. ठीक है, तो चेस्टिटी की वर्च्यू को ये शो करती है. तो उना का जो हैंड है दैट ही गेट्स इन मैरिज एंड हर पेरेंट्स इज किंगडम, और उसके पेरेंट्स का किंगडम. तो बेसिकली उना के पेरेंट्स को कैप्चर कर लिया जाता है बाय अ ड्रैगन. और बाय द एंड ऑफ द बुक 1 ऑफ योर फेरी क्वीन, यहाँ पे जो रेड क्रॉस नाइट है वो जाता है उस ड्रैगन को स्ले कर देता है, रेस्क्यूड हर पेरेंट्स. तो फाइनली उसके पेरेंट्स खुश होकर अपना किंगडम उसे देते हैं इन रिवॉर्ड एंड उनाज हैंड. ठीक है, तो इस तरीके से दीज 2 कैरेक्टर्स वी डू हैव आउट ऑफ फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर का मैग्नम ऑपस है. He wanted to write 12 books in total. He wanted to write down, but 6 to 6 books are completed and 1 was left incompleted. So 6 and 7 ऐसे करके कुछ इनके वर्क्स हैं, इनकी बुक्स हैं, जिसमें से first 2 books are there in your syllabus. Next question, what is canonization? Canonization is a poetry, metaphysical poetry है by John Donne. जॉन डन बेसिकली मेटाफिजिकल पोइट हैं. इनकी बहुत सारी पोइट्रीज है वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में भी अप्रॉक्स 4 to 5 पोइट्रीज आर देयर एंड वन अमंग दैम इज कैनोनाइजेशन. तो कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ द कैनोनाइजेशन इज टू मेक प्रीस्ट. किसी को कैनोनाइज करना मतलब किसी को सेंटहुड प्रोवाइड करना, किसी को प्रीस्ट बनाना आफ्टर द डेथ. इफ़ यू डू समथिंग गुड फॉर सोशल सेक, इफ़ यू डू समथिंग राइट फॉर द राइटियसनेस, सोसाइटी के लिए, रिलीजन के लिए, आप वर्च्यूज़ को जब कैरी करते हो एट दैट टाइम आफ्टर योर डेथ यू विल बी कैनोनाइज्ड, यू विल बी गिवन द ऑनर ऑफ अ सेंट और अ प्रीस्ट. दैट इज़ व्हाट वी कॉल कैनोनाइजेशन.
ठीक है। तो कैनोनाइजेशन बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री है बाय जॉन डन, जिसमें ही इज़ मेकिंग लव विद हिज बिलवड एंड देन ही वांट्स कि उसकी बिलवड के साथ जब उसकी डेथ होगी, व्हेन ही विल डाई और हिज बिलवड डाइड, दे बोथ विल बी कैनोनाइज्ड, they both will be considered as the saints of love, and the people would come to them to worship them. ठीक है। Which of the following does the speaker not use to describe the flea? तो flea is again by John Donne, canonization and flea भी उन्हीं की पोइट्री है। फ्ली इज़ ऑल्सो अ मेटाफिजिकल पोइट्री। फ्ली में होता ये है, देयर इज़ अ फ्ली, एक इंसेक्ट होता है हु सक्स फर्स्ट द ब्लड ऑफ जॉन डन एंड देन हिज बिलवड, और उसके बाद में ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट मे बी उसकी जो बिलवड है शी इज़ डिनाइंग फॉर हिज अप्रूवल एंड ही इज़ रिजेक्टिंग हिज अप्रूवल। एट दैट टाइम ही अश्योर्स his beloved that yes, this flea first sucks my blood and then yours, and here we have mingled, our blood mingles into the blood of this flea, and the three lives are there, the flea's blood is there, my blood is there, and your blood is there, and we married inside this flea, and our marriage bed is this flea kind of thing. So there are a lot imageries, conceits have been used by him. तो हमें बताना ये है कि फ्ली में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की है जॉन डन ने। तो मैरिज टेम्पल बोला है, डेफिनेटली बोला है, उसकी पूरी बॉडी को मैरिज टेम्पल बोला है, दिस इज आवर मैरिज टेम्पल इन विच आर ब्लड मिंगल्ड विद ईच अदर। आवर मैरिज बेड, डेफिनेटली ही कॉल्स इट आउट द मैरिज बेड। God's fairest creature, the flea is the God's fairest creature who sucks first my blood and your, and this is the creature who actually makes us feel together. But he doesn't use this line, these living walls of jet. He doesn't use this conceit at all. He used the conceit, the marriage temple, the marriage bed, God's fairest creature. So these conceits have been used by him, but this is not, right? बहुत अमेजिंग पॉइंट है जॉन डन, उनकी पोइट्री में कंसीट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट है ना, hyperboles are also there. What does the poet ask the reader to do in the opening line of the song? तो अब ये the another third poetry which is there in your syllabus, go and catch a falling star. Go and catch a falling star, अगेन बाय जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट्री है जिसमें पोइट जो है जॉन डन ये बोलता है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. If you can go and catch a falling star, then only you can find a woman who is fair and equally virtuous, equally loyal. ठीक है, so बोलता है it is not possible to find a woman who is fair and who is loyal altogether. एंटी फेमिनिस्ट पोइट्री है, ठीक है, आप फेमिनिस्ट थियोरीज में इसको स्टडी कर सकते हो. तो जॉन डन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस वर्क, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. तो बोलता है कैच अ फॉलिंग स्टार का इमेजरी उसने दिया है, क्लीव द फूट ऑफ द डेविल का इमेजरी उसने दिया है, हियर मरमेड सिंगिंग का भी इमेजरी उन्होंने दिया है. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि if it is feasible to catch a falling star, if there is a star falling from the sky and you can catch it, you cannot. Can you find out that who cleft the devil's foot, कि devil के foot को किसने cleft किया? क्या तुम ये search out कर सकते हो? क्या तुम मरमेड को गाना गाते हुए सुन सकते हो? क्या तुम मैंड्रिक जो रूट है दैट इज इन द शेप ऑफ द ह्यूमन, क्या तुम उसको सर्च आउट कर सकते हो? सो ऑल दी टास्क आर इम्पॉसिबल. सेम ये भी चीज़ इम्पॉसिबल है दैट यू कैन नॉट फाइंड अ वुमन हु इज फेयर एंड इक्वली लॉयल. ठीक है, और अगर कभी ऐसा हो भी जाएगा ना कि तुम्हें ऐसी वुमेन मिल भी जाएगी, तो भी तुम जब तक उससे मिलके नेक्स्ट डोर पे जाओगे, मतलब कुछ सेकंड्स बाद में शी विल बिकम डिसीटफुल, शी विल टीच यू, शी विल रिजेक्ट योर प्रपोजल, और शी विल काइंड ऑफ ट्रिक यू. Paradise Lost. Who is described as one next to himself in power and next in crime long after known in Palestine? So Paradise Lost is the magnum opus of John Milton. Book 1 or book 2 is in your syllabus, or maybe book 1 only. तो book 1 or 2 is in syllabus. Paradise Lost in total 12 books में है, जिसमें
द वेज ऑफ गॉड टू मैन हैज़ बीन जस्टिफाइड, ठीक है, गॉड ने इंसान को डेथ क्यों दिया है एज अ पेनल्टी, उस चीज़ को जस्टिफाई यहाँ पे किया गया है। तो हमें बताना ये है अबाउट हुम द पोइट जॉन मिल्टन इज टॉकिंग। तो बुक 1 में होता यह है, बुक 1 की शुरुआत ही ऐसी होती है दैट सेटन अलॉन्ग विद हिज अदर बैड एंजल्स दे फॉल इनटू हेल, और चारों तरफ आग ही आग है, एंड दे आर स्टिल अनकॉन्शियस। तो सबसे पहले सेटन रेज होता है और बाकी को रिकॉल करता है दैट यू शुड कॉल फ्रॉम योर स्लीप, यू शुड अवेक फ्रॉम योर स्लीप। तो तब जो डिस्क्रिप्शन आता है सेटन का, डिस्क्रिप्शन के बाद का जो डिस्क्रिप्शन है कि सेटन के बाद में जो पावर में सेकंड इन कमांड, सेकंड इन पावर सेटन, एंड नेक्स्ट इन crime long after known in the Palestine, तो that is the bad angel Beelzebub। तो सेटन का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद बेल्जेबब का नाम आता है, एंड देन मेमोन, मोलॉक, ये बाकी सब बाद में आते हैं, ठीक है। तो सेटन इज इन फर्स्ट इन कमांड, द फर्स्ट पर्सन हु इज द, हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसीटफुल या सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल जो है इन सब में, वो सेटन ही है, और सेटन के बाद में बेल्जेबब। पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ स्टोरी जहाँ पे किस तरीके से हेवन में देयर इज़ द रूल ऑफ द गॉड, एंड नाउ जब होता है ना कि अपनी जो गद्दी है, नाउ द गॉड हैज़ डिसाइडेड टू गिव इट टू हिज ओन सन, तब सेटन को थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क अराइज करता है। सेटन बोलता है बैड एंजल ही यूज्ड टू बी, used to be while he was in heaven, he used to be very fair angel, a kind of good angel he used to be, but यहाँ पे वो गॉड के अगेंस्ट में क्वेश्चन कर लेता है कि जब मैं भी इनफ केपेबल हूँ लाइक योर सन, मेरे में भी उतनी कैपेबिलिटीज़ है, मैं भी उतना ही वर्चुअस हूँ, मैं भी उतना ही टैलेंटेड इंटेलिजेंट हूँ, दैट वाई आर यू गिविंग दिस अथॉरिटी, दिस ऑनर टू योर ओन सन, दिस इज़ वेरी बैड, ये गलत है। तो जो सेटन के साइड में जितने भी एंजल्स हैं, दे स्टार्टेड कॉलिंग दीज गॉड साइड जो भी एंजल्स है, गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन गॉड एक्सपेल सेटन एंड हिज फॉलोअर्स जो भी होते हैं उनको हेल में एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। द क्रिएटेड सिन, और उसी सिन से डेथ, मतलब फिर एडम और ईव का बर्थ बताया गया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, और किस तरीके से सेटन जो है सड्यूस करता है ईव को टू ईट दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज, और ईव जब खा लेती है तो एडम भी उसको खा लेती है, तब वहाँ से उनको पैराडाइज से एक्सपेल कर दिया जाता है, एंड देन एडम और ईव के इस सिन की वजह से उन्हें डेथ पेनल्टी मिलती है। तो ये सारा जस्टिफिकेशन हैज़ बीन गिवन बाय जॉन मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट। चलो, so who is the main character or hero of the Paradise Lost? So no doubt Satan is the leading hero. Satan is the hero of this जॉन मिल्टन। हालांकि जॉन मिल्टन पे एक कमेंट भी आया था दैट अननोइंगली, विदाउट नोइंग, सॉरी दिस इज नॉट लॉस्ट, दिस इज लॉस्ट, अननोइंगली सेटन, जॉन मिल्टन created Satan as the hero of Paradise Lost. तो यूजुअली हम गुड कैरेक्टर्स को हीरो मानते हैं, बट यहाँ पे सेटन इज द हीरो, ठीक है। John Dryden wrote Absalom and Achitophel. Who was Achitophel historically? Absalom and Achitophel is the historical work जहाँ पे किंग डेविड होता है, उनका बेटा होता है एबेसलम, और Achitophel is the person जो एबेसलम को इस चीज़ के लिए परस्यूट करता है टू बिकम द किंग, टू बिकम द नेक्स्ट इन हेयर ऑफ डेविड। तो यहाँ पे Achitophel कौन होता है, हिस्टोरिकली हमें इस चीज़ को बताना है, सो वो होता है एबेसलम का एडवाइज़र, ठीक है। जॉन ड्राइडन के और भी बहुत सारे वर्क इंपॉर्टेंट है, बट आपके सिलेबस में दिस हैज़ बीन गिवन एबेसलम एंड Achitophel, पढ़ना है अच्छे से, हिस्टोरिकल वर्क। चलो, अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉग इज़ अनदर टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, जहाँ पे आपको बताना है कि 1712 में जब इसका पब्लिकेशन हुआ तो इन टोटल कितने कैंटोस थे। रेप ऑफ द लॉग इज़ बेसिकली अ मोक हीरोइक एपिक है, मोक हीरोइक एंड एपिक, मतलब है तो स्टाइल एपिक की लेकिन मोक हीरोइक है, विच मीन्स द फन इज मेड इन दिस वर्क, फन, मजाक बनाया गया है, ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट किस तरीके से ट्रिवियल इंसिडेंट बन सकता है उस चीज़ के बारे में है। लीडिंग कैरेक्टर हमारे पास बेलिंडा है, बेलिंडा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और उसके जो ब्यूटी को है बहुत एलैबोरेटिवली एक्सप्लेन किया गया था, उसको सन से कंपेयर किया गया है। उसका एक डॉग है, वो किस तरीके से सुबह उठती है, उसके रेडी होने को भी बहुत एलैबोरेटिवली, जैसे एक वॉरियर जब वॉर के लिए तैयार होता है वो वेपन्स कैरी करता है, ठीक है, वो अपने ऑर्नामेंट्स जिस तरीके से गेट रेडी करता है, वैसे यहाँ पे बेलिंडा रेडी हो रही है।
वो एक बॉल पार्टी में जाती है टेम्स रिवर को क्रॉस करते हुए, उसका जाना, एरियल्स किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर ऑल्सो देयर, एरियल्स प्रोटेक्ट करती है, वहाँ जाती है, कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो उसको एक लॉक को कट कर लेता है एंड देन शी क्रिएट्स अ मैस। तो एक छोटे से इंसिडेंट को कैसे ट्रिवियल बनाया गया है, दिस इज़ द एग्जाम्पल। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है यहाँ पे आपको कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है ये पर्टिकुलर वर्क, राइट। तो 1712 में इसके जो कैंटोस थे, देर आर इन टोटल 5 कैंटोस। 1712 में 2 कैंटोस पब्लिश हुए, 1714 में इन टोटल 5 कैंटोस इंक्लूडिंग दीज 2, एंड 1717 में क्लैरिसा के स्पीच के साथ ये जो पब्लिकेशन है वो आता है, ठीक है। क्लैरिसा का स्पीच आता है एट द एंड, ठीक है। सो क्लैरिसा का स्पीच आता है इन दी एंड ऑफ द वर्क। तो इस तरीके से यू कम टू नो कि 1712 में देर आर 2 कैंटोज, 1714 में देर आर 5 कैंटोज इन टोटल। 1717 का जब इसको री एडिट किया गया तब इसमें आ गए इन टोटल 5 कैंटोज, और इसमें एडिट किया गया क्लैरिसा के स्पीच को, ठीक है। सो दिस वे यू वुड कम टू नो रेप ऑफ द लॉक मुख्य हीरोइक एपिक है, कब कब इसका क्या पब्लिकेशन हुआ था, और बेसिक स्टोरी आउटलाइन मैंने यहाँ पे आपको बताई है, रेस्ट यू शुड स्टडी। चलो, रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा के लैपडॉग का क्या नाम होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना। तो लैपडॉग का नाम होता है शॉक। शॉक इज़ द नेम ऑफ द लैपडॉग, ठीक है। इनिशियली उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, लैपटॉप का भी डिस्क्रिप्शन होता है, वो किस तरीके से उसको वेक करता है, हाउ ही लिक्स बेलिंडा, और फिर बेलिंडा उसके लिकिंग की वजह से उठती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक द कंडीशन ऑफ फेस्ड बाय पीपल कॉज्ड दैम टुडे। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक की पोइट्री है, दैट इज लंदन, जो आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लंदन जिस तरीके से सिविलाइज्ड होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, विलियम ब्लेक वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, लोग मशीन बनते जा रहे हैं, लोग नॉन ह्यूमंस, नॉन इमोशनल, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में अपना काम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और इस चीज़ को आज हम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। आज हम लाइफ बहुत मिनिमम जीते हैं बट काम मैक्सिमम करते हैं टू अर्न मोर, है ना, टू अर्न दी लग्जरी। तो यहाँ पे लंदन इज़ बाय विलियम ब्लेक, और उसमें वो बोल रहे हैं कि लोग क्या क्या डीके कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग खो रहे हैं। स्पिरिचुअली दे आर लूजिंग देमसेल्व्स, फिजिकली ऑफ कोर्स, एंड मॉरली। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फैक्ट्रीज होगी, इंसान पैसे के पीछे भाग रहा होगा, ग्रीडी होगा, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा। तो स्पिरिचुअलिज्म का खोना तो नेचुरल है, द डीके ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। फिजिकल लेवल भी हमारा बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, मॉरलिस्टिकली, मॉरल पर्पसेस पे तो शायद हम बहुत कम काम शुरू कर देते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच डीके, विच आर द कॉज टू डीके इन लंदन बाय विलियम ब्लेक, ठीक है। प्री रोमांटिक राइटर ही इज कंसिडर्ड विलियम ब्लेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये लाइन है आपके पास एंड ये 4 ऑप्शंस हैं। Now you have to tell, you have to find out. I'm not going to tell the answer of this question. मैं हालांकि सबका मीनिंग आपको बताऊंगी, but you must tell the right answer of this question. एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड टॉमस ग्रे का वर्क है, विलियम ब्लेक के ही कंटेम्प्रेरी है, प्री रोमांटिक राइटर है, कंट्री लाइफ के बारे में लिखते हैं। एंड एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड इज बेसिकली एक एलिजी है विच ही रोट ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। अर्लियर ही वांटेड टू राइट दैट एलिजी फॉर हिज फ्रेंड्स डेथ, बट लेटर ऑन जब वो अपने उस विलेज टाउन में जाते हैं, अपने टाउन में जाते हैं, एट दैट टाइम वो एक ग्रेवयार्ड को कन्फ्रंट करते हैं जो विलेज साइड में होता है। वहाँ पे जो ग्रेव्स होती है, दोज आर द ग्रेव्स ऑफ द कॉमन पीपल, और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे लाइन हमारे पास कुछ ऐसे हैं, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, कि जिस साइट पे वो खड़े थे पहले, अब धीरे धीरे शाम हो रही है, द इवनिंग का टाइम में यहाँ पे बताया गया है। तो जो ग्लिमरिंग लैंडस्केप है, चारों तरफ ग्लिमरिंग लैंडस्केप है, वो अब फेड हो चुका है, मतलब लाइट जा चुकी है, सनसेट हो चुका है। नाउ द स्टार्स अपीयरिंग इन द स्काई, द मून इज देयर इन द स्काई, एंड द एंटायर जो भी माहौल है वो अब डार्क हो चुका है।
एंड ऑल द एयर सॉलमन स्टिलनेस होल्ड्स, और शाम का टाइम हो चुका है तो हवा भी रुक चुकी है और पूरे एनवायरनमेंट जो है, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो स्टिल हो चुका है, एयर सॉल्म हो चुकी है, ठीक है, चारों तरफ शांति है। अब देखिए ये जो लाइंस हैं, ये किस टर्म, कौन सा टर्म इन लाइंस के लिए बेटर सूट करता है, ठीक है। फर्स्ट इज पैराडॉक्स, डिसोनेंस, इन्वर्जन, इंटरनल राइम। सो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स इज बेसिकली जब आपको किसी एक लाइन में कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं, ठीक है, एक लाइन में कॉन्ट्रडिक्शंस जब आपको मिलते हैं कि इनिशियली द लाइन स्टार्ट्स विद समथिंग एल्स एंड इट एंड्स विद समथिंग एल्स, तो कॉन्ट्रडिक्शंस या ऑपोजिशंस जब लाइन में मिलते हैं, दोज आर पैराडॉक्स। डेसोनेंस इज बेसिकली जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, रिजेक्शन जब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्वर्जन आर बेसिकली जब आपको रिवर्सल कुछ मिलता है किसी पोइट्री में, रिवर्सल ऑफ एक्शन, रिवर्सल ऑफ योर वर्ड्स एंड रिवर्सल ऑफ योर डीड्स अगर कुछ मिलता है। इंटरनल राइम इज मिडल ऑफ द लाइन में अगर कोई राइमिंग्स आपको देखने को मिलती है, दोज आर इंटरनल राइम्स। तो यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की इस लाइन में इन चारों में से कौन सी चीज़ बेटर सूट करती है। फाइंड द आंसर बाय योर ओन, दिस इज योर ओन असाइनमेंट अ काइंड ऑफ। और इन चारों का प्रॉपर डेफिनेशन यू शुड गो एंड लर्न अबाउट दीज एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको स्टडी करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी सीन इन एग्जाम, ठीक है। कोई भी लाइन पूछ लेंगे एंड पूछेंगे कि इनमें से कौन सा टर्म बेटर सूट करता है। क्लियर है? So this must be your assignment. Okay, like a rose are bounded over the mountains by the sides is a line from by William Wordsworth. तो William Wordsworth की ये line है, कहाँ से ली गई है? So the lines are like a rose. Simile से ये line शुरू हो रही है। I bounded over the mountains, कि जिस mountain पे मैं हूँ, एक rose की तरह मैं यहाँ पे bounded हो चुका हूँ by the sides, ठीक है। तो these lines प्रिल्यूड से है, लॉडेमिया से है, वी आर सेवन और टिंटर्नबे, ऑल दीज वर्क्स आर बाय योर विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टिंटर्न एबी। टिंटर्न एबी बेसिकली इज अ प्लेस जहाँ पे जो पोइट है, जब पोइट्री की शुरुआत होती है उसके 5 years बैक भी वो वहाँ पे विजिट कर चुका होता है अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और नाउ ही इज़ विजिटिंग अलोन ऑन दिस वेरी साइट। और वो अपने नॉस्टैल्जिक जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो उसने अपनी बहन के साथ, अपने सिस्टर के साथ वहाँ पे एक्सपेंड किए थे, वो सारे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देगा कि 5 years बैक आई यूज टू डू दिस थिंग, माई सिस्टर सेड दीज थिंग्स, वी हैड लॉट ऑफ फन काइंड ऑफ थिंग्स, वी हैव लर्नड अ लॉट आउट ऑफ नेचर, ठीक है। सॉरी, okay, next in line the question is, how does the ship begins to move after the mariner wakes from the heavenly sleep? Rhyme of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. Another work, another topic in your syllabus, बहुत important है, Rhyme of the Ancient Mariner. In total there are 7 parts, 7 parts में divided है ये work, जैसे रेप ऑफ द लॉक हैविंग 5 कैंटोस, तो इस तरीके से राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में यू डू हैव 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स हैं। शुरुआत होती है एक वेडिंग सीन से, जहाँ पे जो मैरिनर है, द अनफॉर्चुनेट मैरिनर, वहाँ जाता है, एक बंदे को पकड़ता है एंड ही स्टार्ट्स टेलिंग हिज पास्ट ईयर्स, और उसको ये बताया जाता है कि जितनी बार तुम कन्फेस करोगे अपने क्राइम को, उतनी बार हो सकता है तुम्हें थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा तुम्हारा स्ट्रेस से तुम्हें रिलीफ मिले, थोड़ा तुम्हारे पाप जो है वो थोड़े कम हो। एक्चुअली देर आर लॉट मैरिनर्स हु वेंट ऑन अ वॉयज, एक वॉयज पे जाते हैं, बहुत सारे मैरिनर्स होते हैं, और इन मिडल ऑफ द वे वो ये जो मैरिनर होता है, द लीडिंग कैरेक्टर, ही किल्ड एन एल्बाट्रॉस, और उसकी सज़ा, उसका कर्ज जो उन्हें मिलता है, बाद में मिलता है उनको। इन टोटल अगर हम स्टोरी के थीम की बात करें, मैसेज की बात करें, तो द पॉइंट एस.टी. कॉलरिज वांटेड टू से दैट यू शुड लव ऑल द creatures who are created by God, ठीक है, whether these are animals, humans, non-humans, whoever those are, ठीक है। तो 7 पार्ट्स में है। बताना ये है कि जब मैरिनर्स, सारे मैरिनर्स, अब देखो वो शिप में जा रहे हैं, एल्बाट्रॉस को मार देते हैं, जो बाकी के मैरिनर्स है वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, इनिशियली दे रिजेक्टेड, तो शिप चल पड़ती है, बाद में वो उस चीज़ को अप्रूव करते थे कि इसने सही किया उस एल्बाट्रॉस को मार के। जैसे वो अप्रूव करते हैं, ऑल डाइड ऑन द डेक, सब मर जाते हैं।
सीन ये है कि मैरिनर अकेला है एंड द रेस्ट पीपल आर डाइंग ओवर द टाइम, सारे डेड पीपल आते हैं। अब जब वो उस किसी क्रीचर को देखता है इन दी ओशन, तब वो उन फिशेस को देख के ही प्रेजेस देम, वो उनकी तारीफ करता है। एट दैट टाइम उसका कर्ज थोड़ा सा कम होता है एंड ही फॉल्स अस्लीप। तो यहाँ पे स्लीप को भी एक ब्लेसिंग की तरह बताया गया है। जब वो फिर से अब फाइनली पोर्ट की तरफ जाता है, दैट टाइम वो लाइट हाउस को कन्फ्रंट करता है, वो बैंक तक आ जाता है। जैसे ही वो उतर के नीचे की तरफ जाता है, द शिप सिंक्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द रेस्ट पीपल, द रेस्ट डाइड पीपल। तो बताना ये है कि एग्जैक्टली जब वो सो के उठता है तो कौन सेल कर रहा होता है उस शिप को। सो दिस वाज सेल बाय द विंड, एज द विंड पुशेस इट the crew begins to row, the ship moves itself, or mysteriously. It was a mystery. It was a mystery कि how the ship suddenly starts moving, how the ship suddenly hard bore towards the bank, किस तरीके से वो आ सकती है। तो the wind actually pushes it mysteriously. There can be two answers correct here, that mysteriously the wind pushes it, ठीक है, जब हवा भी नहीं चल रही होती है, स्टिल मतलब बिना हवा चले ये इस तरीके से कैसे हो सकता है। सो दिस वाज द आंसर, द विंड एक्चुअली डजंट, हवा सच में नहीं चल रही होती है वहाँ पे। सो इट वाज जस्ट अ मिस्ट्री, राइट। और एक बार तो इंसिडेंट ये भी हुआ था कि जो क्रू है, दैट क्रू बिगिंस टू रो, कि जैसे ही उसको एक स्लीप आती है एंड ही फाइनली ही अवेक्स, ही सॉ कि जितने भी डेड मैरिनर्स है वो सडनली उठ के रो करना चालू कर देते हैं, द रेस्ट मैरिनर्स आर देयर टू रोइंग द शिप। तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस यू हैव फाइंड आउट देयर एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर हियर। मैंने सारी चीज़ें, सारे सर्कमस्टांसेस आई हैव टोल्ड यू। Okay, what is the name of the river that flows through Kubla Khan's pleasure dome? Kubla Khan is by Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge आपके रोमांटिक राइटर है और इनके वर्क्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। कुबला खान में एग्जैक्टली कौन सी ऐसी रिवर है जो उस प्लेजर डोम से होते हुए गुजरती है, एक फ्लोटिंग डोम बताया गया है। एक्चुअली कुबला खान जो पोइट्री है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने परचाज द पिलग्रिमेज नाम की एक बुक है, वहाँ से ये ऑप्ट किया है, राइट। और यहाँ पे बताना है कि देर इज़ अ फ्लोटिंग डोम ओवर द रिवर, एक डोम है और वो जो रिवर है उसका नाम क्या है। तो द नेम ऑफ द रिवर इज एल्फ, एल्फ रिवर है, और वो मूव होते जा रही है इन जिगजैग शेप में मूव होते जा रही है, फ्लॉलेसली मूव हो रही है, और आगे जाके शी समवेयर सिंक्स डाउन इनटू एन डार्क ओशन, ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज the line thou breath of autumn's being suggests the wind is associated with, ये लाइन है फ्रॉम द वेस्ट विंड बाय पी.वी. शेली, द वेस्ट विंड, ठीक है। वेस्ट विंड पॉइंट आपके ही सिलेबस का पार्ट है, बाय पी.बी. शेली, ठीक है, जिसमें वो वेस्ट विंड का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और वेस्ट विंड को वो बोल रहा है द विंड विच कम्स फ्रॉम वेस्ट दैट is autumn's being। तो बोल रहे हैं you are the breath, you are the breath of the autumn's being, you are the breath of the autumn's being। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, तो वेस्ट विंड क्या है यहाँ पे, रिन्यूअल, रीबर्थ, हार्वेस्ट, अबैंडेंस, डिके, चेंज, काम एंड चेंज। तो यहाँ पे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिन्यूअल एंड रीबर्थ। अब आप बोलोगे कि ऑटम्स बीइंग है, वेस्ट विंड इज द ऑटम्स बीइंग, तो कैसे रिन्यूअल और रीबर्थ हो सकता है। एग्जैक्टली होता क्या है, ऑटम आता है, पतझड़ का टाइम आता है, सारे पत्ते झड़ते हैं, तभी तो स्प्रिंग टाइम पे नए पत्ते आते हैं। सो बेसिकली ऑटम सीजन और द वेस्ट विंड इज व्हाट वी कॉल द विंड ऑफ रिन्यूअल, द विंड ऑफ रीबर्थ। जब पुराने जब किसी डाल पे या किसी ब्रांच पे पुराने पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो फॉल होते हैं, तभी तो वहाँ से नए पत्ते ब्रीड होंगे डेफिनेटली। तो इस तरीके से यू आर द ब्रीथ ऑफ द ऑटम्स बीइंग एंड दिस थिंग, दिस विंड इज एसोसिएटेड विद रिन्यूअल एंड रीबर्थ, ठीक है। तो दिस वे यू वुड कम टू नो ऑल अबाउट दिस पोइट्री द वेस्ट विंड बाय पी.बी. शेली। Next is, what is the theme of the poem Odd on a Grecian Urn? Odd on a Grecian Urn is by John Keats. John Keats का ये work है, ठीक है।
जिसमें एक अर्न की बात करते हैं। अर्न इज़ बेसिकली अ पोट, और उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोलना चाहता है, दैट हम किस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। ब्यूटी कैन बी इटर्नली प्रिजर्व, कि ब्यूटी को प्रिजर्व किया जा सकता है थ्रू आर्ट। अगर आर्ट को आर्ट के लिए किया जाए तो आर्ट, थ्रू आर्ट वी कैन प्रिजर्व द ब्यूटी। एक्चुअल जो ट्री है दैट विल बी डीकेड इन द ऑटम सीजन, फ्लावर डीके हो जाएगा, ठीक है। माउंटेन्स भी सूखे हो जाते हैं इन द टाइम ऑफ द माउंटेन ऑटम। पर यहाँ पे जब आप उसी ट्री का पोर्ट्रेट या फिर उसी माउंटेन का या रिवर का, हर चीज़ का आप पोर्ट्रेट बना लेते हो, उसके आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ को आप परमानेंटली प्रिजर्व कर सकते हो। तो वो जो अर्न है उस पर जितनी भी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हुई है, दोज आर परमानेंट। लाइक देयर इज द पिक्चर ऑफ लवर एंड द बिलवर्ड, एंड हाउ द लवर इज परस्यूइंग टूवर्ड्स द बिलवर्ड। और तो एक्चुअली तो क्या होगा रियल लाइफ में, तो द लवर और द बिलवर्ड बिकम्स ओल्ड, बूढ़े हो जाएंगे, डेथ भी हो जाएगी, डिके है हाँ मैं। पर यहाँ पे उस पोर्ट्रेट के थ्रू जो आर्टिस्ट ने उनको परमानेंट कर दिया, उनकी ब्यूटी को प्रिजर्व कर दिया है। देयर इज द पिक्चर ऑफ द ट्री, देयर इज द पिक्चर ऑफ अ काफ, ठीक है, देयर इज द पिक्चर ऑफ फ्लावर्स। तो बहुत सारी पिक्चर्स आर देयर, एंड दिस वे द पोएट सेज दैट ब्यूटी कैन बी इटर्नली प्रिजर्व थ्रू आर्ट, ठीक है। So this is the right answer. Okay. Next question is, which classical text in the poem Ulysses? Ulysses is basically by एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये वर्क है, और कौन से क्लासिकल टेक्स्ट से एक्सट्रैक्टेड है ये आपको बताना है। तो द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ दिस वर्क इज ओडेशी। ओडेशी, इलियाड एंड ओडेशी इज बाय होमर। होमर के वर्क है, होमर के एपिक्स हैं इलियाड एंड ओडिसी, जिसमें उन्होंने ट्रोजन वॉर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इलियाड, ओडिसी, ओडिसी इज द स्टोरी ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर ओडिसी, जो कि जब ट्रोजन वॉर कंप्लीट हो जाता है, द 9 years बिगेस्ट वॉर, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से वो अपने होम टाउन इथाका की तरफ जाता है। तो ट्रॉय से लेके इथाका की जो जर्नी है, इट टुक 10 years ओडेशियस टू रीच एट हिज प्लेस। और जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तो आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर देयर इन द माइंड ऑफ यूलिशियस और ओडेशियस। ही वांट्स टू गो अगेन ऑन द वॉयजेस, ही डजंट वांट टू टेक केयर ऑफ द किंगडम, वो राजा नहीं बनना चाहता, ही डजंट वांट टू टेक केयर ऑफ द अनसिविलाइज्ड पीपल। वो फिर से उन वॉयजेस पे जाना चाहता है, एडवेंचर्स पे जाना चाहता है, फिर से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। ओल्ड एज में है, बट स्टिल ही इज इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज अ सोल्जर, कि नहीं मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता हूँ, आई कैन नॉट बी ए किंग, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी 10 साल तो क्योंकि ट्रोजन वॉर में लगा दिया, 10 साल उस जर्नी में लगा दिए जब वो आ रहा था फ्रॉम ट्रॉय टू इथाका। तो इट टुक 20 years, तो उसकी यूथ तो अब जा चुकी थी, नाउ ही इज़ एन ओल्ड मैन। तो बोलते नहीं, आई एम नॉट ओल्ड, though physically I am decayed, though physically I am old, but mentally, spiritually, morally I am very much young. I still want to explore the world, I still want to go out of the world, I still want to do adventures. तो ये आपको concepts यहाँ पे देखने को मिलेगा। So the classical text of this work is Odyssey. Odyssey is by Homer. Iliad इनका दूसरा work है, ठीक है। Next work is, what is the main theme of My Last Duchess? My Last Duchess is written by Robert Browning. Robert Browning का ये वर्क है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज वेयर द वन कैरेक्टर स्पीक्स एंड द रेस्ट लिसन्स, दो वी नो द प्रेजेंस ऑफ द अदर कैरेक्टर, बट द अदर कैरेक्टर डजंट स्पीक, ओनली द फर्स्ट पर्सन स्पीक्स। तो माई लास्ट डचेस में देयर इज अ ड्यूक ऑफ फरारा, जिसने अपनी पहली वाइफ को मार दिया होता है, द डचेस, माई लास्ट डचेस, माई डचेस टू हुम आई किल्ड, वो खुद ये चीज़ कन्फेस करता है। दूसरा मैसेंजर आता है उसका शादी का प्रपोजल लेके, एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, कि मेरी जो लास्ट डचेस थी, मेरी जो प्रीवियस डचेस थी, मेरी जो प्रीवियस वाइफ थी, वो कैसी थी, और देन हाउ आई किल्ड हिम, हाउ आई टेम्ड हिम, हाउ आई कंट्रोल्ड हिम, हाउ आई स्टॉप्ड हेयर ऑल स्माइल्स। तो यहाँ पे जो मेन थीम आपको नजर आएगी, दैट इज द अब्यूज ऑफ पावर, कि इफ यू आर पावरफुल इट्स ओके, बट डोंट अब्यूज योर पावर बाय taming someone, by controlling someone, by stopping someone from doing anything. तो यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी वाइफ जो है वो सबको इक्वल ग्रीट करती थी, शी ऑलवेज स्माइल्स,
she smiles at everything, on a little thing she smiles equally, the way I treat him, वो मेरे से भी ऐसे बिहेव करती थी जैसा बाकियों के साथ करती थी. So I don't feel any kind of separation, a kind of husband for her. तो अगर मैं उसको बड़ा सा डायमंड ज्वेलरी ला के दूँ तो भी वो ऐसे ग्रीट करेगी, या कोई एक फ्लावर पिक करके उसको ला के दे दे आता जाता कोई भी आदमी, तो भी वो उसको वैसे ही ग्रीट करेगी, राइट. तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जेलस होता था. अ सेंस ऑफ जेलसी हैज़ बीन शोन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग हियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डॉवर बीच वॉज पब्लिश. डॉवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. ठीक है, आपके सिलेबस का ही पोर्शन है. मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है, विक्टोरियन राइटर है. विक्टोरियन टू बेसिकली मॉडर्निज्म, एक ट्रांजिशनल राइटर है मैथ्यू आर्नोल्ड. तो दिस वाज पब्लिश्ड इन 1867. पब्लिकेशन डेट किसी भी वर्क का आ सकता है, किसी भी वर्क का पब्लिकेशन डेट आपसे पूछा जा सकता है. किसी भी वर्क का आपको राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. और वर्क में पर्टिकुलर लाइन कौन सी है, जैसे एलिज रिटर्न इन कंट्री चर्चार्ड, अभी हमने क्वेश्चन देखा, उसमें उसका टर्म पूछ लिया गया कि what a term has been used in this following lines. तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट. यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. क्लियर है. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या एग्जैक्टली, वो भी क्वेश्चन आ सकता है. चलो. What is the sentiment of the speaker towards the country for young? This line, अगर आपने पोइट्री अच्छे से पढ़ी है, सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय पी.बी. शेली, उनका वर्क है ये. अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो इसमें बताया गया है, इसमें होता ये है कि जो राइटर है, जो हमारा मेन नरेटर है, ही लेफ्ट हिज ओन सिटी. वो अपनी जो यंग जनरेशन्स को है वो छोड़ के अब टूवर्ड्स, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स ओल्ड, ही इज़ गेटिंग ओल्ड. तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के अब पूरा स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ की तरफ मूव ऑन करना चाहता है, मोरल वर्चुअस लाइफ की तरफ मूव ऑन करना चाहता है. क्योंकि यंग एज में क्या होता है, वी ऑलवेज बी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल, वी रन बिहाइंड द मटेरियल. तो यहाँ पे उस मटेरियलिज्म को छोड़ के जाने की बात कर रहा है, उस यंग कंट्री को छोड़ के जाने की बात कर रहा है. एंड फॉर दैट यंग कंट्री ही हैज़ द फीलिंग ऑफ डिसडेनफुल एंड क्रिटिकल. ही डजंट लाइक एट ऑल द कंट्री ऑफ द पीपल हु ऑल आर यंग, जो सब यंग है, मटेरियलिस्टिक है, चीज़ों के पीछे भागते हैं, मनी के पीछे भागते हैं, लग्जरी के पीछे भागते हैं. सो डिसडेनफुल एंड क्रिटिकल मेंटालिटी. चलो. Next question is, a critical question Eliot's Prufrock does so important to an understanding of his character. तो Prufrock, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से ये आपका क्वेश्चन है, सिलेबस का पार्ट है आपके. तो इसमें प्रूफ्रॉक का रेपिटेटिव क्वेश्चन क्या होता है. इज रेपिटेटिव क्वेश्चन इज डू आई डेयर. टू बी और नॉट टू बी किसका है. इफ़ यू हैव स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर सो वेल, तो ये हैमलेट का क्वेश्चन है जो कि रेपिटेटिवली अपेयर होता है. हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. इस पर्टिकुलर पोइट्री में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. वॉट आर यू थिंकिंग फॉर एंड इज देयर नथिंग इन योर हेड. तो ये सारे क्वेश्चंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज डू आई डेयर. डू आई डेयर टू प्रपोज माई बिलव्ड. डू आई डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ हर. डू आई डेयर टू आस्क her wishes. Do I dare to speak to her. तो यहाँ पे love song of J. Alfred Prufrock is basically in bewilderment. He is in confusion कि whether he should go and propose her girl or whether not or not. Actually he is having a kind of insecurity कि मैंने उसको जाके प्रपोज कर दिया, what if she will reject me, क्या होगा मेरा. तो इस तरीके की बहुत सारी थॉट्स यहाँ पे जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के माइंड में आते हैं, जो मॉडर्न एरा में हर किसी के दिमाग में चलती है. टी.एस. इलियट का ये वर्क है, बहुत अमेजिंग वर्क है, जहाँ पे कन्फ्यूजन, जो क्योटिक सेंटिमेंट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, डिसाइड नहीं कर पाते हैं वेदर आई शुड डू दिस और दैट. अच्छा, किसी चीज़ को अप्रोच करने से पहले कंक्लूजन्स, कॉन्सिक्वेंसेज अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं फेल हो जाएंगे तो क्या होगा. अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फेल का क्या डर है, राइट. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इट्स फाइनल पब्लिश वर्जन इलियट्स द वेस्टलैंड कंटेन अ टोटल नंबर ऑफ, कितनी लाइन्स होती हैं उसमें आपको बताना है. सो इन टोटल देयर आर 433 लाइन्स. 433 लाइन्स इन टोटल होती है वेस्टलैंड के फाइनल. उसमें वेस्टलैंड 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है.
कौन कौन से वो 5 पार्ट्स हैं आपको ये भी पता करना है. हो सकता है उन 5 पार्ट से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाए. सेट देम इन करेक्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड, राइट. सॉरी. So the final question of today is, which among the following poems by Philip Larkin records his impressions while traveling to London by train? तो लंदन जा रहे हैं यहाँ पे जो नरेटर है ट्रेन से जा रहे हैं और जो भी इम्प्रेशंस जो भी सीनरीज वो इन्जॉय कर वहाँ पे देखते हैं, कौन सा डे होता है उसके बारे में ये पोइट्री है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट विट्सन वेडिंग. तो विट्सन डे है एक पर्टिकुलर ऐसा डे है जहाँ पे मैरिज टैक्सेस नहीं लगते. तो जितने भी डाउन ट्रोडन लोग हैं, जितने भी फाइनेंशियली नॉट स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो दे गेट देयर चिल्ड्रन मैरी ऑन दिस वेरी डे, विट्सन डे. ठीक है. तो विट्सन डे वेडिंग वाले विट्सन डे वाले दिन किस तरीके से बाकी के मैरिड जो कपल्स हैं वो ट्रेन में इन बोर्ड होते हैं एंड देन दे मूव टुवर्ड लंदन फॉर देयर हनीमून, और उनके घर वाले किस तरीके से उन्हें गुड बाय बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस जो कि आपके पोइट्री सेक्शन से आई हैव टेकन. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू सो मच. और इसी तरीके की सीरीज़ के लिए स्टे कंटिन्यू. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू आंसर दोज 2 क्वेश्चंस विच आई स्किप्ड टू आंसर यू, है ना. ये आपका एक तरीके से असाइनमेंट है. थोड़ा असाइनमेंट भी होना चाहिए. द रिस्पॉन्स आउट ऑफ यू मस्ट बी देयर.